and welcome back to Saturday Night Talkies with ईशान गुप्ता एपिसोड नंबर 2। बच्चों, आप सबका इतना सारा प्यार मिला एपिसोड 1 के बाद कि पूछिए मत। मुझे लगा कि आज जल्दी से जल्दी सैटरडे आए और 9 बजे मैं आप सबके सामने आऊं और इसी तरीके से एक और टीचर के साथ इंटरव्यू करते हुए मैं उस टीचर की कुछ बातें, उनका बैक स्टोरी आप सबके सामने लेकर आऊं। तो बच्चों, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हमारे नेक्स्ट गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सर का नाम आप सब जानते होंगे, वेरी फेमस, वेरी एनर्जेटिक एंड सीनियर मोस्ट फैकल्टी हमारे पूरे के पूरे सीए इंटरमीडिएट फाउंडेशन 11-12 के ग्रुप के अंदर। तो बच्चों, आप सबके सामने स्वागत करना चाहूंगा मैं बत्रा सर का। बहुत ही एनर्जेटिक फैकल्टी हैं। तो बच्चों, आप सबके सवाल मैं बत्रा सर से पूछने जा रहा हूँ। पूरा इंटरव्यू देखिए कि किस तरीके से बत्रा सर उसके आंसर्स देंगे। सर को आप सबके सामने हम लेकर आएंगे और एक एक करके उनसे सवाल पूछेंगे। बच्चों, जल्दी जल्दी ज्वाइन इन करिए। एंड अगली आवाज होने वाली है बत्रा सर की। थैंक यू सो मच बच्चों। ऑल राइट एवरीवन, तो मैं स्वागत करना चाहूंगा आप सबके चहीते सर को, बत्रा सर का स्वागत करना चाहूंगा। हमारे बीच एक बहुत ही यंग डैशिंग पर्सनालिटी आ चुके हैं और अगर देखा जाए तो ग्रुप 2 के हमारे लीडर भी हैं बत्रा सर। और इतने एज के बाद सर मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहूंगा, आपसे कुछ सारी ऑडियंस, आपके जितने भी फैंस, जो भी स्टूडेंट्स सभी देख रहे हैं, आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि सर आप कहाँ से स्टार्ट किया आपने, कहाँ यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या क्या इंसिडेंसेस, थोड़ा सा आपका आप जर्नी के बारे में इन बच्चों को बताइए ताकि बच्चे जान सके कि बत्रा सर 31 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर कहाँ से स्टार्ट किया सर आपने अपना जर्नी। थोड़ा सा सर बताइए अपने बारे में प्लीज सर, अपने सभी स्टूडेंट्स, अपने फैंस को। थैंक यू ईशान सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं वैसे इस बाहुबली टीम का सबसे यंगेस्ट सदस्य हूं, ये सभी लोगों को पता है, और सबसे एनर्जेटिक भी हूँ, सबसे बबलियस्ट भी मानता हूं मैं अपने आप को। और इसीलिए शायद 31 साल चले गए, पता ही नहीं चला मुझे कैसे ये जर्नी शुरू हुई और आज इस तरीके से यहाँ तक पहुंच चुकी है। तो सभी स्टूडेंट्स जो हमें प्यार दिया करते हैं और इस चैनल को देख रहे हैं, और खास तौर से ईशान सर ने जो ये सीरीज की शुरुआत की है, मैं उन सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से भी बहुत बड़ा प्यार भरा नमस्कार कह रहा हूं। ईशान सर, ये जर्नी शुरू हुई थी जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था। मतलब मेरी उम्र कोई रही होगी 13 साल। पता नहीं कैसे दिमाग में आया कि मुझे उस समय ही इंडिपेंडेंट हो जाना है। वैसे कोई कमी नहीं थी, फादर जो है गवर्नमेंट सर्विस में थे, और मुझे लगा कि कब तक फादर से सब चीजों की डिमांड करते रहेंगे। तो मेरे एक बड़े मोहल्ले में जो है बड़े भाई जैसे समान हुआ करते थे। मैंने उनको बोला यार कोई ट्यूशन दिलवाओ, मुझे थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट होना है। तो उन्होंने कहा क्या कोई समस्या आ गई है? मैंने कहा समस्या तो कोई नहीं है, और मैं चाहता हूँ अर्ली एज पे अपना सारा काम इंडिपेंडेंट कर लूं। तो मेरे घर से करीब 3 किलोमीटर दूर उन्होंने मुझे एक मैथ्स की ट्यूशन दिलवाई। वो बच्चा करीब 4th या 5th स्टैंडर्ड में था। मैं रहता हूँ शास्त्री नगर में, और वो एरिया मेरे घर से थोड़ा दूर है, मसूरिया इलाका, वहां पे। अब मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था। फादर साहब के पास वो हीरो मैजेस्टिक हुआ करती थी, वो ऑफिस ले जाते थे, तो नहीं थी। तो मैंने कहा साइकिल भी आप ही दे दो मुझे। तो मैं उनकी साइकिल लेता था। दोपहर में 3 बजे वो मुझे बुलाया करते थे अपने घर पे ट्यूशन के लिए, और मैं 1 घंटे जाके उन्हें मैथ्स पढ़ाता था। मुझे वो दिया करते थे 300 रुपीज। मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। 1989 में 300 रुपए मेरी पहली कमाई के, वो मैंने ला के मेरे पिताजी के हाथ में दिए। मैंने कहा था मेरी पहली कमाई। उन्होंने कहा ये कब करना शुरू कर दिया तुमने? मैंने कहा नहीं, बस ऐसी जची कि मुझे बोल देते। मैंने कहा नहीं, मुझे लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इससे शुरुआत करूँ मैं। उन्होंने इनकरेज किया कि करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब सर मैंने उनको पैसे दिए। मैं आपको बीच में थोड़ा सा पूछना चाह रहा था। मेरे को बड़ी हैरानी हुई सर ये कहानी जान के कि आपने 8th स्टैंडर्ड के अंदर ये सोचना शुरू कर दिया कि आपको एक इंडिपेंडेंट बनना था, मतलब खुद का अर्निंग्स करनी थी 8th स्टैंडर्ड के अंदर। बिल्कुल 8th स्टैंडर्ड के अंदर। और उसका कारण ये रहा कि जनरली जो मैंने अपनी जितनी भी एज आज जो है निकाली है, हमेशा मैं अपने से जो बड़े एज में हुआ करते थे, सफल लोग होते थे, उनके साथ ही रहता था। तो मैं उनको देखता था, इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस में, LIC में। तो मुझे लगा यार कुछ मुझे भी करना चाहिए। तो एट द एज ऑफ 13 इयर्स मुझे ये जो है ना एक तरीके से शौक लग गया कि मुझे सब कुछ अपने लेवल पे ही करना है और अपनी टेंडर एज में ही करना है। सर मतलब मैं तो इससे एक इंस्पिरेशन मिल रही है, क्योंकि मैं भी अभी भी जैसे आपका
एनर्जी लेवल जैसे आपने बताया, मैं आपको देखता हूँ तो बड़े कुछ सीखने को मिलता है। और आज ये इंटरव्यू करते वक्त तो मुझे सीखने को इतना कुछ मिल रहा है कि बच्चे अक्सर कहते हैं कि यार ये कर ले, उसके बाद ये करेंगे, कमाई करेंगे, ऐसा करेंगे। और आपने मतलब ऐसा सोचिए कि अभी तो आपसे इंस्पिरेशन मिल रही है, बट उस टाइम जब एक 13 साल का बच्चा होगा, उस टाइम आपके दिमाग में क्या चला होगा यार, एक जुनून चढ़ गया होगा कि यार मेरे को कुछ करके दिखाना है। सर मजा ही आ गया, ये बात सुन के एक खुद में ही इंस्पिरेशन मिल रही है। और जो भी बच्चे देख रहे होंगे तो मुझे लगता है कि बच्चों कोई भी एज नहीं होती है। मतलब सर इतनी एज में इंस्पायर कर रहे हैं, 13 ईयर से लेके आज तक हमें इंस्पायर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बस कोई एज नहीं है। सर प्लीज आप आगे बताइए, फिर उसके बाद जब आपने ट्यूशन ली 1989 में, फिर सर। तो ये शुरुआत हुई मेरी, और साइकिल अपने उन भाई साहब के यहाँ से लेता था, फिर वहीं छोड़ देता था, और इस तरीके से चलता रहा। फिर पढ़ाई में चूंकि शुरू से ही अच्छा था, मेरी माताजी जो है उनका पढ़ाई में बहुत शुरू से ही रुझान रहा था कि सारे बच्चे उनके पढ़ लिख जाए। वी आर 3 ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं सबसे एल्डर हूँ, मेरी 2 यंगर सिस्टर्स है। उनमें से जो मेरे से छोटी है, नेक्स्ट लेवल पे 2 साल छोटी है मेरे से, शी इज गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर, और हमारा जयपुर में अपना एक हॉस्पिटल है, नवकार हॉस्पिटल करके। और उनसे छोटी जो है वो इंटीरियर डेकोरेटर है। तो हम सब लोग अच्छे पढ़ाई लिखाई में थे, और माता जी मुझे ध्यान आती है पढ़ाई पे बड़ा फोकस किया करती थी। मुझे आज भी याद आता है, लोग मतलब मैं देखता हूँ आजकल के बच्चों को, मेरे बच्चों को भी सेक्रीफाइस करना नहीं जानते। ठीक है, मैं ब्लंटली कह रहा हूँ ये। लेकिन हमारे जमाने में तो माता जी जब एग्जाम हुआ करते थे ना, टीवी बंद कर देती थी। उस जमाने में तो वो दूरदर्शन ही हुआ करता था, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था। 1984 में जाके जो है वो कलर टीवी आए थे इंडिया में। तो टीवी बंद कर देती थी, पढ़ाई करो केवल आप। खुद भी बाहर जाना बंद कर देती थी, और रिश्तेदारों को कह देती थी कि कोई मेरे घर नहीं आएगा जब तक मेरे बच्चों के एग्जाम खत्म नहीं होते, न मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी न तुमको मेरे आना है। और कोई आ जाता तो लड़ लेती थी, और उसी का परिणाम है। मैं तो अपने आप को बड़ा जो है वो आशीर्वाद समझता हूँ मेरे मदर फादर का, जिन्होंने इतनी सेक्रीफाइस की। फादर ने अर्निंग करके हमें उस स्टेज तक पहुंचाया, और मदर ने पीछे लग के हमें जो है लायक बनाया कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सका, मेरी छोटी सिस्टर डॉक्टर बन सकी, उनसे छोटी सिस्टर इंटीरियर डेकोरेटर बन सकी। आज वो एक सफल इंटीरियर डेकोरेटर है और अब्रॉड है। तो ये एक सीख है, मतलब आज के बच्चों के लिए, कि सेक्रीफाइस किए बिना दुनिया में कुछ नहीं मिला करता। समय सबके पास होता है, अवसर सबके पास होते हैं। अब कौन सेक्रीफाइस करता है और कौन अवसरों का लाभ उठा लेता है, जिंदगी उसी से ऊपर आगे बढ़ा करती है। बिल्कुल सर, आपने जो ये बात बोली बहुत ही अच्छी, मुझे एक और चीज बड़ी बहुत अच्छी लगी कि सैक्रिफाइस करे बगैर कुछ भी अचीव नहीं करा जा सकता। जैसे कि आजकल स्टूडेंट्स कहते हैं यार इस बारी थोड़े पेपर डिले हो गए यार, क्या करें, हम तो डिप्रेस हो गए हैं आजकल। यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, बड़ी नेगेटिव इधर उधर चल रहा होता है सब कुछ। तो बच्चे भी बड़ी जल्दी डिमोरलाइज हो जाते हैं। सैक्रिफाइस जब तक कोई नहीं करेगा तब तक आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा आपने एक पॉइंट बताया सर अपने बारे में। सर आपके रिगार्डिंग मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, और सभी बच्चों ने कुछ बातें बताई आपके रिगार्डिंग, तो मैं कुछ लिख के लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो सर बच्चे ये कह रहे थे कि आपके डायलॉग क्लासेस के अंदर काफी ही इनोवेटिव, बच्चों ने खास तौर से इनोवेटिव वर्ड के बारे में बोला कि सर काफी इनोवेटिव रहते हैं क्लास में। जैसे कि सभी बच्चे बता रहे थे कि एक सर वो लिख के लेकर आते हैं, बतरा 10 की जर्सी बना के लेकर आए सर। तो मैंने कहा यार ये तो बड़े ही इनोवेटिव आइडिया है, बतरा 10 का आप जर्सी लेकर आए। कुछ आपके डायलॉग्स भी है। बच्चे कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, और आप कहते हैं जूम जूम बड़ा बड़ा जूम जूम, ओहो मजा आ गया, ऐसे ऐसे करके आपके डायलॉग्स हैं सर। और एक आप बड़ा ही अच्छा डायलॉग बोलते हैं सर, बच्चों का हार्ट बतरा सर के पास और बतरा सर का हार्ट बच्चों के पास। तो सर ऐसे ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं, बच्चे भी काफी आपकी क्लास में इंगेज रहते हैं। और बच्चों ने एक और बड़ी खास बात बताई, बच्चे कह रहे थे ये जरूर रिक्वेस्ट करिएगा कि सर आप क्लासेस में गाने बहुत अच्छे अच्छे गाते हैं, तो एक आधा आपके फैंस के लिए गाना हो जाए सर, कोई भी जो ऐसा गाना हो जो आपके बहुत ही दिल के करीब हो, या कुछ आप अपने फैंस स्टूडेंट्स को कोई गाना गा के बताना चाहें जो आपको लगता हो। ईशान सर, मैं आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। लोग शिकायत करते हैं कि टीचर अच्छे नहीं होते, सारे टीचर अच्छे होते हैं, आपको उनमें से निकालना पड़ता है। तो मुझे स्कूल के दौरान, कॉलेज के दौरान बहुत अच्छे टीचर्स मिले जो ना मुझे अच्छा सा गाइड किया। और मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, हमारे जमाने में 10+2 तो होता नहीं था, 11 तक की स्कूल्स हुआ करते थे। तो राजस्थान शिक्षा बोर्ड, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहलाता है राजस्थान का, आई एम द टॉपर ऑफ द जो है 10th एंड 11th बोर्ड, दोनों बोर्ड का मैं टॉपर रहा। फिर मैंने बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया, तो आई वाज टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी।
मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करने से पहले मैंने एमएससी फिजिक्स भी किया और मैं उसमें भी यूनिवर्सिटी का टॉपर था। देन एमसीए का मैं आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट। तो मैं अपने जिंदगी में बड़ा फॉर्चुनेट रहा स्कूल से लेके कॉलेज तक। और आपको जान के हैरानी होगी, मैं जो 5th तक की स्कूल में पढ़ा ना, वो एक घर की स्कूल जिसको पोशाल कहते हैं ना, वहां हुआ करता था। मतलब एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय थे, उनके घर पे स्कूल चलती थी और वहां पे मैं और मेरी दोनों सिस्टर्स पढ़ा करते थे और मोहल्ले के सारे बच्चा पढ़ा करते थे। और उनका बड़ा यूनिक स्टाइल था। वो क्या करते थे, एक दिन आते थे, केवल मैथ्स पढ़ाते थे। सारे पीरियड 5 पीरियड होते थे तो 5 पीरियड मैथ्स पढ़ाते थे। और मैथ्स भी ऐसी जोरदार वाली मैथमेटिक्स कि आप जानो, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम मेंटल मैथ से ही कैलकुलेट कर लिया करते थे। फिर उनकी बड़ी एक डॉटर हुआ करती थी, हम उसको बड़ी मिस कहा करते थे। अनमैरिड थी तो सब मिस ही हुआ करती थी, सारी टीचर्स। तो वो बड़ी मिस, छोटी मिस, ऐसा सिस्टम था हमारे यहाँ। तो वो सारे दिन इंग्लिश ही पढ़ाती थी। तो आप ये मतलब विश्वास करोगे, हम एक छोटे से स्कूल से निकल के आए जो घर में चला करती थी। 3 4 5 कमरे हुआ करते थे, 15 से 20 मोहल्ले के बच्चे हुआ करते थे और वहां से पढ़ के हम जो है निकल के आगे आए। लेकिन वो एक झील थी, माता जी की भी और हमारी की भी जिंदगी में कुछ बनना है। तो मैं सभी लोगों को और सभी बच्चों को खास तौर से कहूंगा जो इस चैनल को देख रहे हैं और खास तौर से ईशान सर की ये सीरीज देख रहे हैं, कि आप सभी को जिंदगी में जुनून चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा कहा करता हूँ, गाने तो सिचुएशन के हिसाब से आ जाया करता है, बाकी ऐसा सच कोई गाने वाने का मुझे शौक है नहीं, ना मैं बहुत अच्छा कोई सिंगर हूँ, ना मुझे आते हैं। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहा करता हूँ बच्चों को भी पढ़ाते हुए, और ये सबके लिए, मेरे ख्याल से सबके लिए है जो इसको समझे, तो जिद करना सीखो, जिद करना सीखो। जो लिखा नहीं मुकद्दर में, उसे हासिल करना सीखो। हम मुकेश अंबानी जी के घर पैदा नहीं हुए, हम आकाश अंबानी नहीं है, लेकिन हम में वो ताकत होनी चाहिए कि एक दिन हम वैसा एम्पायर खड़ा कर सके। और मेरा तो टैगलाइन है, आप कभी मुझे देखेंगे तो मैं नथिंग इज इम्पॉसिबल शब्द से अपनी शुरुआत करता हूँ, क्योंकि वर्ड जो इम्पॉसिबल है ना, उसकी स्पेलिंग में लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल। तो मेरा ऐसा मानना है, जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। और मैंने भी आज तक वो चीजें हासिल की है जिंदगी में जो कई लोगों के लिए लगता था इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, कॉमर्स में क्या कर रहा हूँ, लोग आज भी आश्चर्य करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया सिंस 1989, तो जो मेरे से स्टूडेंट पढ़ने आया करते थे, वो मुझसे पूछते थे आप सीए हो क्या, तो मैं उसको कहता था नहीं मैं एमसीए हूँ। तो उन्हें समझ में नहीं आता एमसीए कौन सी डिग्री है, क्योंकि डिग्री भी नहीं थी उसमें, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कई लोग समझते नहीं थे, तो फिर मैंने आसान तरीके से समझाना शुरू कर दिया कि सर आप एमसीए हो। मैंने कहा एमसीए हो। सर एमसीए क्या होता है, तो मैं उनको कहता मास्टर ऑफ सीए। जो सीए को पढ़ा हुआ ऐसा मास्टर एमसीए होता है। अच्छा नहीं सर, तो हर एक को डिग्री पता है क्या होती है, लेकिन वो तो डिग्री भी नहीं थी उस समय। मतलब मैंने जब एग्जाम दिया उसका एंट्रेंस का, आई वाज द टॉपर, तो मेरे को लगा अब यही करना चाहिए। तो मैं इसीलिए कहा करता हूं सभी लोगों को, हुनर होगा, हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। आप में अगर हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। एड़ियां ऊपर उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हुआ करते। किरदार ऊंचा करने के लिए एड़ियां नहीं उठानी पड़ती, आप में हुनर विकसित करना पड़ता है। बहुत बढ़िया सर, मतलब आपने जिस हिसाब से ये लाइनें बताई हैं सर, मेरे को तो ये लगता है कि इंस्पायरिंग, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग रहती है। इनफैक्ट जो हमारी मीटिंग्स वगैरह होती है उसके अंदर भी आप ऐसी बातें करते हैं सर, इंस्पायर होते हैं हम बहुत ज्यादा आपसे। मैं तो खैर आपसे अभी बहुत ही छोटा हूँ, जितने मेरी एज नहीं होगी उतने से उससे ज्यादा तो आपका एक्सपीरियंस होगा। तो सर बच्चे और भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आए थे जो मैं आपसे से पूछना चाहूंगा। तो पहला तो आपने जैसे अभी बताया कि आप साइंस बैकग्राउंड से अभी कॉमर्स के अंदर आ रहे हैं और कॉमर्स के अंदर 31 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं। तो पहला बच्चों ने क्वेश्चन ये पूछा है कि सर EIS-SM ये सब्जेक्ट, पहली बात, पहला क्वेश्चन तो कि आपने इस वाले सब्जेक्ट को कैसे पिक किया। दूसरा बच्चे क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपने पिक किया तो किया, उसको ऐसा इनोवेटिव तरीके से लेकर आ रहे हैं कि बच्चे को लगता है क्लास में बैठ के समझ में आ जाता है। तो ये दो क्वेश्चन है सर कि EIS-SM सब्जेक्ट कैसे आपने पिक किया, और दूसरा आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर मतलब एकदम बच्चे को याद हो जाता है, या बच्चे को वो ऐसा समझ में आता है कि प्रैक्टिकली लिंक कर पा रहा है, या कुछ हो रहा है कि बच्चे को बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। जो बाकी सबको बोरिंग लगता है, आपके स्टूडेंट्स को बहुत एंटरटेनिंग लगता है। इसका एक छोटा सा मैं और एग्जांपल भी दूंगा। आज ही आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा कि आपको 150 हैट्स डेडिकेट हुई हैं। सभी बच्चों को मैं ये बता नहीं सर, मैं सभी बच्चों को भी बताना चाहूंगा ये चीज, क्योंकि आपका इंस्पिरेशन, आपका लेवल देख के मुझे भी लगता है, सारे टीचर्स को भी लगता है 150 हैट्स डेडिकेट हुई है। सभी की तरफ से, हमारी पूरी बाहुबली टीम, सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि थैंक यू। बिल्कुल सर, कि कहीं ना कहीं आप इस तरीके से बच्चों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं या उनको सब्जेक्ट ऐसा कुछ करवा रहे हैं सर। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए प्लीज सर,
दोनों क्वेश्चंस पे। बिल्कुल ईशान सर, आपने सवाल पूछा ना, ये सवाल में मेरे दिल के बहुत करीब है ना। ये मतलब मैं हमेशा कहा करता हूँ, एवरीथिंग इज डेस्टाइन। दुनिया में जो कुछ भी होता है ना, वो होनी से होता है, अनहोनी मेरे हिसाब से कुछ होती नहीं है। लिखा हुआ है कहीं ना कहीं कुछ होना है आपके साथ में। मैं आपको बताऊं, मैं एमसीए कर रहा था, तो मेरे सीनियर हुआ करते थे, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, शेखर मेहता। ठीक है, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मेरे सरदार स्कूल में भी सीनियर थे, कॉलेजेस में मेरे सीनियर थे। तो उनके साथ जो साथ पढ़ा करते थे, चूंकि हमारे यहाँ राजस्थान में क्या है, जो मारवाड़ी परिवार होते हैं, ओसवाल, अग्रवाल, महेश्वरी, खासतौर से मैं 3 कास्ट की बात करूंगा, तो इनमें से चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत आया करते हैं। तो वो ओसवाल समाज से आया करते थे, तो उनके कुछ मित्र थे और वो सीए कर रहे थे। मेरा कोई लेना देना नहीं था सीए से। मैं एमसीए करके अभी कंप्लीट ही हुआ था, तो मेरे को बोले वो कि भाई कंप्यूटर का एक पेपर आया है, उसका नाम था एसएडीपी। अच्छा। उस जमाने में 89 में इस पेपर का नाम था एसएडीपी, सिस्टम एनालिसिस एंड डेटा प्रोसेसिंग। तो उन्होंने कहा कि यार ये सब्जेक्ट है और इसको कोई पढ़ाने वाला मिलता नहीं है, और सीए के कोर्स में तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। तो तुमने सीए की जो तुमने ये टेक्निकल डिग्री की है, तो तुम पढ़ाओ इसको। मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं, कैसे पढ़ा दूं मैं इसको। तो मेरे पास वो 5 जो है ना स्टेपल मॉड्यूल लेके, उस समय हमारी इंस्टीट्यूट भी बड़ी गरीब हुआ करते थे, ठीक है ना, छोटे छोटे ऑफिसर्स हुआ करते थे, एक कर्मचारी बैठा करता था, और स्टेपल वाले मॉड्यूल आते थे। मतलब कोई आज जैसे तो कोई तरीका ही नहीं था। मतलब मैंने इंस्टीट्यूट की जिंदगी बदलते हुए देखी है, मेरी तो बदल ही गई उनके साथ जुड़ के। आई एम थैंकफुल टू द इंस्टीट्यूट कि मैं उनका कोर्स पढ़ाता हूँ, और मेरी अर्निंग का एक बड़ा हिस्सा वहां से भी आया करता है, अपार्ट फ्रॉम माई अदर सोर्स ऑफ अर्निंग। तो स्टेपल वाले मॉड्यूल मुझे 5 पकड़ा दिए उन्होंने कि ये है। मैंने उनको पढ़ा, मैंने कहा तो मैं पढ़ के आया, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक सारे पढ़े हुए। तो मैंने कहा पढ़ा दूंगा मैं। तो उन्होंने मुझे 2 स्टूडेंट दिए जो उनके मित्र थे। एक का नाम था मिस्टर अनिल, जो आज भी जोधपुर में है, रॉकड्रिल नाम की कंपनी चलाते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बिजनेस कर रहे हैं अपना। दूसरे थे मिस्टर नीलेश, वो आजकल दुबई में है। मैं कभी उनका भी इंटरव्यू लाऊंगा आपके लिए। बच्चे कहते हैं सर वो 2 पहले कौन थे बताओ। तो वो 2 स्टूडेंट मेरे घर आए, मेरे पास तो कोई व्यवस्था भी नहीं थी। तो मैं अपने पलंग पे बैठ जाता था, सामने एक टेबल रख देता था, 2 कुर्सियां जो मैंने टेंट हाउस से मंगाई थी, कुर्सियां भी नहीं थी मेरे पास उनके बैठने के लिए, टेंट हाउस से कुर्सियां मंगवा दी, बिठा दिया उनको। और रोज वो 1 घंटे आया करते थे उनके समय पे, जब वो फ्री थे। मैंने उनको पढ़ाया तो उन्हें बड़ा मजा आया। वो कह यार ये तो सब्जेक्ट बहुत आसान कर दिया आपने। और उन्होंने स्कोर किया एग्जामिशन, दोनों बच्चों ने। अच्छा। दोनों ने स्कोर, अच्छा वो दोनों एज में मुझसे बड़े, जो उस समय आए थे वो मुझसे एज में बड़े थे। तो मैं तो उस समय 19 साल का था केवल, आई वॉज ओनली 19 एट दैट एज, और वो उम्र में थे करीब 23 साल के, 24 साल के। तो दोनों ने एग्जामिशन स्कोर किया। ये बात जोधपुर में बड़ी फैल गई, यार वो एक बत्रा करके टीचर आया है, जितेंद्र सिंह बत्रा, और जोरदार सब्जेक्ट को पढ़ाया करता है, दिमाग में उतार देता है। तो अगली बार मेरे पास भी कोई 20-25 बच्चे आ गए। मैंने कहा ये ठीक है, मैं बैठे बैठे घर पे काम करने का है। तो मैंने घर का एक कमरा जो है उसके लिए डेडिकेट कर दिया, एक ब्लैक बोर्ड ले आया और पढ़ाने लगा मैं उससे। बच्चों को बड़ा मजा आया करता था, हर सब्जेक्ट वही याद हो जाया करता था। एग्जाम्पल शुरू से ही प्रैक्टिकल देने की आदत रही थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आदमी था और मैं अपना काम भी कर रहा था। आई वॉज प्रोसेस ऑटोमेशन कंसल्टेंट ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम। 19 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। फादर साहब ने बहुत कहा कि मेरी अप्रोच है, तुझे जेटीओ लगवा देता हूँ। वो यूनियन के लीडर थे अपने बीएसएनएल में, तो वो तेरे को जेटीओ लगा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरे को सिर के ऊपर कोई बॉस नहीं चाहिए, मैं जो करूंगा अपने सेल्फ करूंगा। तो एक शर्त लगा दी उन्होंने कहा बिजनेस भले कर ले, हमारे परिवार में किसी ने बिजनेस कभी नहीं किया, ध्यान रखना कोई पैसे मांगने वाला घर आ गया ना तो घर बिठा दूंगा, तुझे भी घर बिठाना जानता हूँ, तेरे परिवार को भी पालना जानता हूँ। तो इतना प्रेशर पड़ गया मेरे ऊपर कि मैंने कोई उल्टा सीधा काम ही कभी नहीं किया, जितनी चादर थी उतना ही पसार के काम किया करते थे। तो ये तब से शुरुआत हुई हमारी। अच्छा, नहीं सर, इसके अंदर तो मैं मतलब आपका स्टोरी जैसे जैसे सुन रहा हूँ, तो आपकी स्टोरी के अंदर हमेशा मैं कुछ ना कुछ हर जगह पे देख पा रहा हूँ कि जो एक स्टीरियोटाइप चीज बनी होती है उसको आपने बहुत जगह चैलेंज किया है। जैसे मैं एक और पॉइंट रेज करूंगा कि यूजुअली यही देखा जाता है कि अगर टीचर आपसे बड़ा होगा तभी आपको पढ़ा पाएगा, यही मेंटालिटी के साथ सभी बैठते हैं। आपने अभी उसको भी चैलेंज कर दिया कि आपके पहले 2 स्टूडेंट्स ही आपसे ज्यादा एज में थे और आपने उनको एग्जामिशन दिलवा दी। तो टैलेंट की कोई उम्र नहीं है सर, ये तो बात आपकी स्टोरी से एकदम क्लियर होती है। सर आपने एक और बात बताई जिससे मैं अगला क्वेश्चन भी लेकर आना चाहूंगा कि आपने बोला कि ओवर द पीरियड ऑफ 31 ईयर्स जितना भी आपका टीचिंग एक्सपीरियंस रहा, आपने इसके दौरान सीए इंस्टीट्यूट को काफी बदलते हुए देखा है, क्योंकि पहले स्टेपल वाले मॉड्यूल्स थे, आज के टाइम पे तो ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। सर इसी के साथ साथ आप ये भी बताइए कि जो आपने स्टूडेंट्स पहले पढ़ाए थे, जो बच्चों का क्वेश्चन है कि पहले वाले स्टूडेंट्स जो आपने पढ़ाए और जो अब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, इनमें क्या चेंज आया है? स्टूडेंट्स को जो आपने पढ़ाते जा रहे हैं जनरेशन वाइज,
क्योंकि आप कम से कम 2-3 जनरेशंस पढ़ा चुके हैं। क्या फ़र्क आ रहा है पहले के स्टूडेंट्स में, आज के स्टूडेंट्स में? बच्चे ये जानना चाहते हैं सर आपसे। बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा ईशान सर, मुझे नहीं मालूम और कितनी फैकल्टियों ने ऐसे किया है, बट मैं अपने को फॉर्चुनेट मानता हूं कि मैंने 3 जनरेशन पढ़ाई है। मतलब दादा भी मेरे से पढ़ के गया, बेटा भी मेरे से पढ़ के गया और पोता भी मेरे से पढ़ के गया। मतलब ये अभी कुछ दिनों पहले, कोविड से पहले ही मुझे पता चला, जोधपुर में मेरे पास एक बच्चा आया, बोला मेरे पापा भी आपसे पढ़े हैं मेरे दादा। तो मतलब एक लेगेसी बन गई, पारिवारिक तरीके से मैं उनका टीचर हो गया कि दादा बेटा और पोता तीनों पढ़ लिए मुझसे। शायद उसका कारण यही है कि अर्ली एज में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो पहले जो आया करते थे वो एज में बड़े थे, और आज उनकी सेकंड और थर्ड जनरेशन भी हमसे पढ़ने आ गई है। एक बात तो मैं जरूर देखूंगा, पुराने जमाने से लेके आज तक मैं बात करूं, हर नई जनरेशन पहली जनरेशन से बेटर है, इन्फॉर्म्ड है। लेकिन एक बात जरूर है, पुराने जमाने के जो लोग हुआ करते थे बड़े फोकस हुआ करते थे। अगर उनको सीए करनी है ना, तो फिर वो टोटल टाइम सीए जो है पढ़ने पे निकाला करते थे। और एक बात जो मैं आज देखा करता हूँ आज की जनरेशन में, इसे मेरी शिकायत मान लो या कुछ भी मान लो, मैं ब्लंटली कह रहा हूँ, बच्चों को आर्टिकलशिप जो है ना वो फर्जी कोशिश करते हैं ढूंढने की, जैसे डमी दिला दो कहीं पे। मैं उनको कहता हूँ डमी मत करो, आपको करना है तो रियल तरीके से सीखो, क्योंकि आपको अपना ऑफिस भी डालना है, आपको जिंदगी भी आगे चलानी है। ठीक है सर, एग्जाम का इतना प्रेशर रहता है, उस जमाने के लोग फुल टाइम ऑफिस जाते थे, केवल एग्जाम के दिनों में उनको छुट्टी मिलती थी। अच्छा। मैंने जोधपुर में देखा, मतलब पूरे टाइम ऑफिस जा रहे हैं, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन बस छुट्टी मिलेगी, बाकी आपको रोज आना है। मतलब उस जमाने के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बहुत जिंदगी जिए हुए थे, सिखाते थे, आपको काम सिखाते थे, आज भी सिखाया करते हैं। कुछ लोग हो सकता है इंडस्ट्री में हमारे यहाँ कुछ चार्टर्ड ना करते हो ऐसा, लेकिन मैक्सिमम आपको सिखाया करते थे। तो एक मेरा सब बच्चों से सजेशन रहेगा, कभी भी डमी आर्टिकलशिप में मत जाए। आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, आपको अपनी आर्टिकलशिप भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। और मैं कहता हूं आप बहुत अच्छे अपने आप को मानो काबिल बनाना है आपको, कि इंस्टीट्यूट की तरफ से एक ऐसा अप्रेंटिसशिप कोर्स आपके लिए, कि आपको एक प्रिंसिपल चार्टर्ड अकाउंटेंट चुनना पड़ता है, जिसके अंडर में आपको ये सब चीजें सीखनी पड़ती है। बताओ मेरे को, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में देखता हूँ, हम पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन उनके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर ही नहीं है। वो हमसे ही पढ़ रहे हैं, घर पे को प्रैक्टिस कर ले तो ठीक है, वरना उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। ना सिविल इंजीनियर के पास है, ना आर्किटेक्चर के पास है, ना हमारे सॉफ्टवेयर वाले के पास है। कम से कम सीए इंस्टीट्यूट एक प्रैक्टिस का तरीका तो बना रही है। इसलिए सब बच्चों को जाके आर्टिकलशिप करनी चाहिए और सिंसियरिटी के साथ सीखना चाहिए। और इंस्टीट्यूट ने जो कोर्सेज बनाए हैं आपके आईटीटी ट्रेनिंग के, ओटी ट्रेनिंग के, मैं आपको बताऊं ईशान सर, शायद ये नहीं पता होगा कई बच्चों को, मैं खुद जोधपुर सेंटर इंचार्ज रह चुका हूँ। मैंने अपने हाथों से मैंने वो ब्रांच बनाई है। मतलब मेरे साथ के कुलीग हुआ करते थे, ओपी महेश्वरी जी, वो भी पढ़ाते थे, कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे जोधपुर में, और मैं भी पढ़ाता था। तो उन्होंने मुझे कहा, जब वो जोधपुर के चेयरमैन बने, तो मुझे कहा बत्रा जी ये लैब आप ही संभालो, और इंस्टीट्यूट की तरफ से आया है कि आपको पढ़ाना है। उससे पहले मैं अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे ही सारे कोर्सेज कराता था, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी ये कोर्स कराना आईटीटी ट्रेनिंग का। तो 2008 से लेकर 2010 तक करीब करीब 29 महीने मैंने जोधपुर ब्रांच की लैब को एज ए सेंटर इंचार्ज हेड किया, और करीब करीब 3000 बच्चे हमने आईटीटी ट्रेनिंग के निकाले। और उस जमाने मैंने देखा इंस्टीट्यूट की स्ट्रैटेजी को, और मैं आज भी पढ़ाता हूं, जब वो चैप्टर 1 आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, स्ट्रैटेजी फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं कहता हूँ स्ट्रैटेजी देखनी है तो हमारी देखो, आईसीआई को दुनिया भर का पैसा बना लिया हमने, अब हमारी एक एक ब्रांच करोड़पति है। क्या बात बताऊं मैं आपको, जोधपुर ब्रांच के पास अकेला 25 करोड़ का फंड होगा, आप सोचो, जबकि ये सी क्लास की सिटी है। तो आप सोचो ए और बी के पास तो कितना पैसा होगा, जिनको हम स्टूडेंट के हित में यूटिलाइज कर सकते हैं, जिस पर हम सब लोग सवाल उठाते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। हमें स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, मेंबर्स के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कह देता हूँ आपके माध्यम से, आप इसको आगे भी पहुंचा सकते हैं, और मैं भी आगे अपने मेंबर्स को कहता रहता हूँ, हमें हर जगह इंस्टीट्यूट की एक ऐसी ब्रांच बनानी चाहिए जो केवल पढ़ने में सहायक नहीं हो, बड़े बड़े क्लब्स जैसे होते हैं ना, वहां पे आप अपने फंक्शन भी कर सके और सब कुछ चीजें कर सके। सोचो अपने आप में ये एक ऐसी बात हो जाएगी जो सारे मेंबर्स को अच्छी लगे। हम बाहर जाया करते हैं, होटल में ठहरते हैं, क्यों ठहरना में, हर जगह ब्रांच हुआ करती है, ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जैसी, तो आपको कुछ अपनापन लगेगा कि ब्रांच ने, आपके इंस्टीट्यूट ने कुछ आपके लिए किया। करेक्ट सर, बिल्कुल करेक्ट सर। आपके पॉइंट्स काफी ज्यादा मुझे अच्छे लगे, क्योंकि जैसे आजकल देखा जा रहा है, जो इंस्टीट्यूट फॉर्मेट लेकर आ रहा है पढ़ाई का, पहले जीएमसीएस, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, आईटीटी ट्रेनिंग, ये सब कुछ नहीं होता था। विद टाइम जैसे जैसे इंस्टीट्यूट को ये चीजें लगी, तो उन्होंने अपने पूरे के पूरे सब्जेक्ट उसके अंदर, कोर्स के अंदर ये चेंजेस लेकर आए,
और उसी चेंजेस का आज ये बेनिफिट है कि सभी स्टूडेंट्स जो भी क्वालिफाई हो रहे हैं उनके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि आज की आईटी जो इंडस्ट्री है, आईटी इन्फॉर्म्ड अकाउंटिंग है, उसके साथ साथ स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर भी बहुत कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। सर कुछ और भी पूछना चाह रहे थे आपसे। स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि एक एक सेकंड सर, मैं आपसे ये वाला अगला क्वेश्चन है। सभी बच्चे ये कह रहे थे कि इतने सक्सेसफुल टीचर होने के बाद भी, जैसे आप 31 ईयर से पढ़ा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आपने जोधपुर के अंदर ब्रांच खुद मतलब उसको हेड किया इतने साल, आप कितने टाइम इतने सक्सेसफुल होने के बाद अब क्या दिखता है कि आपको नेक्स्ट मुकाम क्या होगा, या फिर मतलब ऐसा समझ लीजिए आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं कि 31 ईयर्स के बाद भी मतलब उसी एनर्जी के साथ परफॉर्म करना। बच्चे ये भी जानना चाहते थे कि मतलब 31 ईयर्स एक परफॉर्मेंस देने के बाद भी फिर भी आप, जैसे मैं आपका शेड्यूल देखता हूँ सर, संडे के संडे मतलब मैराथन्स आप रन कर रहे होते हैं। पीछे तो ऐसा हो गया था कि स्पेशल क्लासेस 4-4 घंटे की मैराथन, बच्चे कहते हैं सर हम थक जाते हैं, हम थक जाते हैं। ये कंप्लेंट कह लीजिए बच्चों का कि आप पे इल्जाम लगा रहे हैं या फिर आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, पता नहीं, बट बच्चे ये कह रहे थे कि सर हम थक जाते थे बट सर पढ़ाना नहीं थकते थे। ऐसा कैसे सर, मतलब क्या चीज आपको इंस्पायर करती है अभी भी, और ऐसा क्या है जो आप इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी अचीव करना चाहेंगे सर? ईशान सर, मैं एक बात हमेशा से मानता था और मैं बच्चों को कहता भी हूँ, केवल यहाँ सीए के बच्चों को नहीं कहता, मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर फैकल्टी भी हुआ हूँ, वहां भी मैं कहता हूँ, मेक योर पैशन एज योर प्रोफेशन। जिस दिन आपने अपने पैशन को प्रोफेशन बना दिया, उसके बाद आपकी घड़ियां देखने की आदत छूट जाएगी, आपको अपने सब्जेक्ट और जो भी आप पढ़ा रहे हैं उससे लगाव हो जाएगा, और उसके बाद उम्र तो आपको पता ही नहीं चलेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बार मेरे कई स्टूडेंट मिल जाया करते हैं, मैं बीच में ये भी शेयर कर दूंगा आपसे, ऑनलाइन तो अब शुरू हुआ है, लेकिन बत्रा सर, मतलब मैंने 2008 से लेके और 2012-13 तक, इवन 14 तक, ऑल इंडिया लेवल पे करीब करीब 200 शहरों में फेस टू फेस क्लासेस लगाई हुई। अच्छा। हिंदुस्तान के हर शहर में मैं गया हूँ, मतलब जो मोड मिलता था मेरे को, बाय एयर चला जाऊंगा, बाय ट्रेन चला जाऊंगा, बाय अपनी गाड़ी लेके चला जाऊंगा, पर मैंने हिंदुस्तान का हर वो शहर टच किया जब मुझे सीए स्टूडेंट मिलता था। एसोसिएशन बना ली थी हर जगह, तो हर शहर मुझे जानता है। और मतलब वहां जाने के बाद बच्चों का जो प्यार मिलता था, पेरेंट्स का जो प्यार मिलता था, तो उससे मुझे बड़ी एनर्जी मिलती थी और मुझे लगता था ये एक बहुत ही सेटिस्फाइंग फील्ड है। आप लोगों की जिंदगी को परिवर्तित कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम अर्निंग। देखो, अर्निंग के कई और तरीके भी हो सकते हैं हमारे पास में, लेकिन ये अर्न करने के साथ साथ आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत देता है कि आप भारत का भविष्य बनाने में, बच्चों का भविष्य बनाने में जो है सहयोगी हो रहे हैं। अब आप एक बात सोच के देखो जरा, ये आपके साथ भी होता होगा ईशान सर, हम सब लोग टीचर्स हैं, हम बच्चों को पढ़ा देते हैं, नो डाउट हम उसकी फीस भी लिया करते हैं, चाहे हम पर्सनल अपने सेंटर्स पर पढ़ाते हैं या अन अकेडमी पर पढ़ाते हैं, लेकिन अगर बच्चा कहीं आपसे इंस्पायर होता है, उसकी जिंदगी में कहीं आप बदलाव लाते हैं, उसको लगता है आपके सब्जेक्ट के कारण उसकी एग्जामिशन आई, रैंक आई, जैसा मैं कहा करता हूँ 200 बच्चे मुझसे पढ़े हुए रैंक ला चुके ऑल इंडिया में, 75 बच्चे उसमें से 1 2 3 ला चुके हैं। अब बच्चे कहीं मिलते भी है तो इतना प्यार देते हैं, इतना अफेक्शन देते हैं, उनका परिवार देता है। मुझे बताओ, ये कहीं आपको और मिल सकता है क्या? बिल्कुल ये सर, कहीं और नहीं मिल सकता। ये जो आपने बोला है मॉनेटरी एस्पेक्ट, कहीं ना कहीं बहुत ही छोटी चीज रह जाती है जब वो प्यार देखने को मिलता है ना। कभी कभार मैं तो अभी खैर आपके सामने तो मेरा अभी ऐसा समझ लीजिए करियर शुरू ही हुआ है, आपसे कंपेयर करूंगा तो मैं, बट अभी भी बच्चे जब मिलते हैं और देखता हूं ना यार कि ये बच्चे किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं कि सर हाँ आपने यहाँ पे पढ़ाया था, ये चीज पढ़ाई थी, तो प्यार देख के ना सर मॉनेटरी एस्पेक्ट तो बहुत छोटी सी चीज लगने लग जाती है। बिल्कुल करेक्ट सर। तो सर इसके अंदर जैसे आपसे एक और चीज पूछना चाहता था कि बच्चे ये पूछना चाह रहे थे कि एक तो आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें आपने जो जो बताई अपनी कहानी के थ्रू आपने कवर किया। बच्चों का मेन सवाल यही थे सर कि आपने टीचिंग में कैसे आए, उसके रिगार्डिंग आपने बताया, हमें EISSM के रिगार्डिंग बताया और इसके पीछे इंस्पिरेशन बताया। सर अगर मान लीजिए बच्चे का एक सवाल आया था, मैं उसको आपसे डिस्कस भी करना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आप टीचिंग ना करते, तो बच्चा पूछ रहा था कि सर आपका ड्रीम जॉब या ड्रीम बिजनेस, अगर आप टीचिंग ना करते बाय चांस, तो बच्चा कह रहा था कि आपका ड्रीम जॉब या फिर ड्रीम बिजनेस क्या होता। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि आपके केस के अंदर तो आपने 8 स्टैंडर्ड से पढ़ाना शुरू कर दिया था और आपको प्रोफेशन से एकदम प्यार हो गया था, बट फिर भी अगर टीचिंग ना करते तो क्या, कभी आपने ऐसा कुछ सोचा हो सर? ईशान सर, मैं आपको बताऊं, आई एम बॉर्न टीचर।
मेरे ख्याल से मैं कुछ और नहीं कर रहा होता। मैं आपको एक छोटा सा इंस्टांस बताता हूँ। जब मैं 89 में पास करके निकला अपने इंजीनियरिंग डिग्री एमसीए की, तो कैंपस इंटरव्यू हुए थे और माइक्रोसॉफ्ट जोधपुर आई थी हमारे यहाँ कैंपस अच्छा। इंटरव्यू करने। सिंस आई वाज द टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी, इंटरव्यू में भी मैं सेलेक्ट हुआ था, पढ़ने में अच्छा ही था मैं, और शार्प शुरू से रहा हूं मैं, चीजों को स्थितियों को तुरंत समझ लिया करता हूं मैं। तो मैं गॉट सेलेक्टेड और उन्होंने उन्होंने मुझे ऑफर किया। 89 की बात बता रहा हूं मैं, 89 की बात बता रहा हूं। हम्म। 81 में कंपनी स्थापित हुई है माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स द्वारा, पॉल एलन और माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स द्वारा। डॉस बनाया करते थे, फिर विंडोज में आई है। मतलब विंडोज 95 भी मेरे बाद में आया, मैं तो 89 में डिग्री लेकर निकला हूँ, यूनिक्स के जमाने का हूँ, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि सर आप तो इतना पुराना है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति भी आपने देखी होगी, पर मैं कहता हूँ नहीं, मैं सबसे यंगेस्ट हूँ, मैंने सब देखा है बदलते हुए अपने सामने दुनिया को। तो मेरे को उन्होंने $3,500 उस जमाने में ऑफर किए थे, $3,500। लेकिन मैंने कहा मैं आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, ठीक है, मैं अमेरिका जरूर चला जाऊंगा, पैसे भी कमा लूंगा, लेकिन इनकी जो एज होती चली जा रही है, इनको बाद में कौन संभालेगा। मैंने वो सोच के डिसाइड अगेंस्ट किया। और मेरी 2 छोटी सिस्टर थी, मैंने कहा इनको कौन देखेगा बाद में, मैंने कहा अपना अमेरिका यहीं बनाएंगे। मेरे फादर को उनके जितने भी फ्रेंड्स थे, सबने कहा तूने जिंदगी बिगाड़ दी, मेरे को कहते थे तूने जिंदगी बिगाड़ दी। पिताजी कहते समझाते नहीं हो, बेवकूफ है, अमेरिका चला जाता, $3,500 है, पैसे भी तो बढ़ेंगे। मतलब उस जमाने में आप सोचो 1989 में $3,500, आज बहुत अपन ज्यादा। अगर वो ब्लॉक ऑफ एसिड से चले तो पता नहीं कितने डॉलर हो जाएंगे वो। करेक्ट। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो अपना सब कुछ यही बनाऊंगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, आज जब वो फादर के जितने भी दोस्त है जिनके बच्चे बाहर सेटल हो गए, मैं बाहर सेटल होने को बुरा नहीं मानता, लेकिन मेरी एक पर्सनल धारणा है कि जब मेरे पेरेंट्स को मेरी जरूरत है और मैं उनके साथ नहीं हूं, तो फिर ऐसा पैसा कमाया हुआ मेरे लिए कोई कमाया हुआ नहीं। तो मैं उनके साथ रहा, और आप बिलीव नहीं करोगे, शायद जो मेरे अमेरिका के मित्र कमाते हैं उनसे ज्यादा ही मैं यहाँ अर्न कर पा रहा हूँ, और अपना एक नाम भी अर्न कर पाया। वो पैसा ही कमा पाया, नाम नहीं कमा पाया। हमने नाम भी कमाया, पैसा भी कमा पाया। और चूंकि सोशल कॉज में भी मैं आगे रहा, तो समाज ने भी मुझे आगे किया। आज मैं इस समय जोधपुर के सिख समाज का, पंजाबी समाज का, और सिख समाज का, और पंजाबी समाज का, और सिंधी समाज का जनरल सेक्रेटरी, 50,000 परिवारों को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा उसमें भी उतना योगदान है। मतलब संडे को मैं, अभी ठीक है कोविड है इसलिए अनअकैडमी को इतना दे रहा हूँ, और मेरा संडे तो जनरली सोशल कामों में चला जाता है। अभी कोविड के टाइम में भी हमने, ये कोई बताने की बात नहीं है, हर समाज ने ऐसा किया है। हम जोधपुर में नगर निगम को अपनी तरफ से 250 पैकेट्स फूड के बना के दिया करते थे, जो नगर निगम जरूरतमंदों को दिया करती थी। और जब तक हमारी श्रद्धा थी, हमने इस काम को किया है, अपने गुरुद्वारों से, अपने मंदिरों से, या अपने जो है धार्मिक संस्थाओं से। तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, अगर आप अपने पैशन को जीते हो ना, तो समय, पैसा, ये सब सेकेंडरी चीज हो जाती है। आपको मन में इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि पूछो मत। मतलब मैं बताऊं, मेरे को कभी भी नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ी सोने के लिए। चैन की बढ़िया नींद आया करती है। मैं वर्कोहॉलिक हूँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाया करता हूँ, योगा वोगा करके, अखबार पढ़ के, चाय नाश्ता करके अपने काम पे लग जाता हूँ, और एक साथ कई कामों को संभालता हूँ, सामाजिक काम भी, अपना पर्सनल काम भी, अनअकैडमी के कामों को भी। इसके अलावा जो मेरा अपना पर्सनल बिजनेस है, आई एम इनटू द रियल एस्टेट ऑल्सो, हम यहाँ डेवलपमेंट करते हैं, टाउनशिप्स बहुत सारी। तो ये सारे काम मैं कर रहा हूँ, और सब जगह मेरे पार्टनर्स है, अकेला मैंने कोई कभी काम नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं है सारी दुनिया का धन मुझे चाहिए, हर जगह मेरे साथ ग्रुप ऑफ पीपल है, हर जगह मेरे साथ लोग काम करते हैं। तो मैं एक और बात सबको कहना चाहूंगा, आपके किस्मत में जितना लिखा है वो आपको मिलना तय है, बस आप मेहनत किए चले जाओ। दुनिया में बहुत हरी घास होती है, लेकिन वो सावन का अंधा होता है, वो सोच लेता है सारी मेरे लिए है, तो वो भी गलत है। सबके लिए बनी हुई है, सबको मिलनी तय है। आप तो अच्छाइयां बांटते चलो, अच्छा काम करते चलो, अच्छाइयां लौट के आपके पास वापस आएंगी। ये दुनिया बहुत अच्छी है, जिस नजर से आप देखते हो वैसे नजर से आपको लोग भी मिला करते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। आपने काफी, मतलब मेरे को ये लगता है कि इंटरव्यू लेते लेते मैं तो इंस्पायर हुआ ही हुआ, बट जो स्टूडेंट्स और जो आपके फैंस ये वीडियो अभी देख रहे होंगे या जब भी देखे, तो उनको भी कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर का एक और ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट दिखता होगा कि रादर देन सिर्फ मनी, सोशल एस्पेक्ट्स और उसके अंदर फैमिली का एस्पेक्ट, ये सब चीजें भी जरूर दिखती होंगी। सर कुछ एक लास्ट लाइन या कुछ आप क्लोजिंग स्टेटमेंट बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए सर? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, ये बहुत अच्छी सीरीज शुरू की है। थैंक यू सर। और मैं सब बच्चों को कहूंगा, ईशान सर की सीरीज का हर इंटरव्यू जरूर देखें। बच्चों आपके लिए पता नहीं कौन सी चीज लाइफ चेंजिंग एक्शन हो जाए। ईशान सर पहले एपिसोड में श्रेय राठी सर को लेके आए हैं, मैंने भी वो देखा था इंटरव्यू, बहुत अच्छा था। श्रेय राठी सर ने भी बहुत अच्छी बातें की है, और मेरे बाद भी ईशान सर ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू लेंगे। तो पहले तो मैं बच्चों को कहूंगा, ईशान सर के इंटरव्यू की हर सीरीज को आप देखना,
आपको जिंदगी में कुछ न कुछ लोगों से सीखने का मौका जरूर मिलेगा। मैं नहीं कहता कि मुझसे कुछ सीखे आप, लेकिन श्रेय राठी सर से या मेरे बाद भी जो आएंगे, जरूर इन सारे सक्सेसफुल लोगों से आप सीखने की कोशिश करें, क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज आपको लग जाए और आपकी जिंदगी का लाइफ चेंजिंग एक्शन हो जाए। ईशान सर, मैं एक बात को कहना चाहता हूँ और बिल्कुल हमेशा सर, बच्चों को भी बिल्कुल कहा बिल्कुल करता बोलिए हूँ, सर, बिल्कुल। मंजिलें उन्हीं को मिला करती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिला करती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिला करती है जिनके सपनों में जान हुआ करती है। दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान हुआ करती है। तो आप हाँ अपने सर, हौसले ऊंचे रखिए। अगर आपके हौसले अच्छे होंगे, ऊंचे होंगे, तो फिर आपको मंजिलें भी जरूर मिलेगी। धीरू भाई अंबानी कहा करते थे, जल्दी देखो, सबसे बड़ा देखो और उसको पूरा करने के लिए प्रयासरत हो जाओ। आप एक ऐसी जनरेशन हो, मैं सब बच्चों को कह रहा हूं, आप एक ऐसी जनरेशन हो जिनके सामने अवसर बहुत है। हमारे सामने इतने अवसर नहीं हुआ करते थे, हमें तो अपना रास्ता बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन आप लोगों के पास में तो टेक्नोलॉजी का फील्ड है, कोई एक आइडिया आप ले आओ, और आजकल आपको पता है कितने जल्दी वो आइडिया सक्सेसफुल बन जाया करते हैं। आज मैं क्लास में डिस्कस कर रहा था रितेश अग्रवाल की कहानी को, ओयो रूम कैसे लाएं। करेक्ट। वो छोटी सी टेंडर एज में निकला था, अपने घर से सस्ते होटल ढूंढा करता था कि पैसा होता नहीं था, जेब खर्च कैसे करे। और उसने कहा ये तो दुनिया की समस्या है, क्यों ना इसको एक आइडिया बना दिया जाए, कंसेप्ट बना दिया जाए। और आप देखो ओयो रूम आज वो अमेरिका में ढूंढ रहा है ये कंसेप्ट को कैसे लागू कर दिया जाए। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं, आपको सपने बड़े ढूंढने पड़ेंगे। अगर आपने बड़े सपने ढूंढे और उसको करने के लिए प्रयासरत हुए, तो दुनिया आपको सब कुछ करने के लिए, मिलाने के लिए उसको आपको हौसला दिया करती है। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक लोगों में रहिए, पेसिमिस्टिक और बुराई के लोगों को साथ छोड़ दीजिए, अपना साथ सक्सेसफुल लोगों के साथ रखिए। मैंने हमेशा ऐसा किया, मतलब मेरी दोस्ती अपनी उम्र के लोगों से थोड़ी कम होती थी, जो सक्सेसफुल और बड़े हुआ करते थे उनसे ज्यादा हुआ करती थी। तो रोज ही कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। जब आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं तो करेक्ट। कुछ ना कुछ रोज आपको नई चीज सीखने को मिलती है। और जिंदगी का एक असूल बना लो, मेरा कल का दिन आज से बेटर होना चाहिए। मतलब जो मैंने आज किया है, कल मैं उससे एक चीज बेटर करूंगा। अगर आप रोज ऐसा बेटर कर रहे हैं तो आपको 365 दिन इंप्रूवमेंट का चांस मिलता है। आपका कंपटीशन दुनिया में किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन अपने आप से। इस दुनिया में आप कुछ करने आए, ये ऐसे टाइम निकालने के लिए नहीं आए, अपन कुछ करने के लिए आए। तो लगातार काम में लगे रहे, सफलता बाय प्रोडक्ट है, आनी है, तय है, मिलेगी आप सब लोगों को। मेहनत तो करो, मेहनत से जी नहीं चुराना अपने को। मेहनत से जी चुराएगा तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा। मेहनत करते चले जाए, रास्ता बनता चला जाएगा, कारवा बनता चला जाएगा, और एक दिन आप वो मुकाम हासिल करेंगे जिसकी शायद आपने कल्पना की होगी। मैं तो ऊपर वाले का और मेरे माँ बाप का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी परवरिश अच्छी की, और ऊपर वाले ने इतनी ताकत दी कि जो कुछ सोचा वो जिंदगी में हासिल किया है। मेरे ख्याल से मेरी कोई और ख्वाहिश नहीं है, जितना मैंने पाया शायद ऊपर वाले ने मुझे उससे ज्यादा ही दिया। सो आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड माय पेरेंट्स, माय कोलीग्स, माय फैमिली, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और इस मुकाम पे भी देते चले आ रहे हैं। और आपका विशेष तौर से धन्यवाद कि आज आपने मुझे अपनी स्टोरी दुनिया के सामने रखने का मौका दिया। थैंक यू ईशान सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। और बच्चों, हो सकता है कि आपको अगर एक बात भी आज के इंटरव्यू से समझ में आ जाए, तो ये वीडियो और ये इंटरव्यू सर का टाइम इस तरीके से लगाने का एकदम पर्पस हल हो जाता है। अगर बच्चों आपको एक बात भी समझ में आ जाए तो हमारा ये सीरीज सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, आपके सभी फैंस की तरफ से भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से बत्रा सर ने अपने एक्सपीरियंसेस हम सबके साथ शेयर करे, किस तरीके से बत्रा सर ने अपनी लाइफ के अंदर हमेशा इक्विलिब्रियम को चैलेंज किया और जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए। उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से बच्चों मैं बस ये कहना चाहूंगा कि हमें भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ताकि जिंदगी में हम भी आगे बढ़ सकें। लगे रहिए जिंदगी के अंदर, और जैसे बत्रा सर ने बोला कि आप अपनी मंजिल को इस तरीके से उसको पाने के लिए जुट जाइए कि नींद वींद सब भूल जाए। तो बच्चों बस यही कहना चाहूंगा। अब नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे 9 बजे। और बच्चों जाने से पहले बस मैं ये बोलूंगा कि अगर आप भी बत्रा सर से या हमारी सीए की पूरी फैकल्टी से सबसे पढ़ना चाहें तो आप आ सकते हैं। हम 3 प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाते हैं, अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस, अनअकैडमी प्लस एंड यूट्यूब क्लासेस। तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स है हमारे। अगर आप पढ़ना चाहें तो फटाफट से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, वहां पे बत्रा सर से पढ़ने के लिए या मुझसे पढ़ने के लिए आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं, ईशान SC। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे 9 बजे शाम।
और अगले सैटरडे हम लेकर आएंगे एक और गेस्ट को, जिसके सामने रखेंगे आपके एक से एक टफ सवाल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।